टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने भाग लिया। चारों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की है। तकरीबन 2 घंटे चली इस बैठक में चीन पर निशाना साधा गया तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए तमाम संकल्प लिए गए। सबसे पहले बैठक में लिए गए अहम फैसलों की बात कर लेते हैं। क्वाड सदस्य देशों ने $50 बिलियन आवंटित करने का संकल्प लिया है। इस राशि को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई है। इस दौरान क्वाड देशों ने यूक्रेन में मदद करने सहित दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के प्रयास और कूटनीतिक संबंधों से युद्ध का समाधान निकालने पर सहमति जाहिर की। इसके साथ ही चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई जारी रखने को लेकर भी प्रतिबद्धता जाहिर की है। बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्यू चैंप अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को कम करना मकसद है। क्वाड की बैठक में सबसे ज्यादा चीन का मुद्दा छाया रहा। क्वाड नेताओं ने एक बयान जारी कर कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश करने वाली किसी भी जबरदस्ती भड़काऊ कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही क्वाड देशों ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती मनमानी को रोकने पर भी बात की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पूर्व और दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता रहेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा कायम जो कोशिश कर रहा है चीन, उसे कम करने के लिए क्वाड देशों ने एक नई पहल की है। क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाने के लिए भारत समेत क्षेत्र के कुल 12 देश अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं। इसकी खबर हमने कल भी आपको दिखाई थी कि कैसे क्वाड ने अमेरिका के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF लॉन्च करने का सपोर्ट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इस फ्रेमवर्क का मकसद समान विचार वाले देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, सप्लाई चेन, डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देना है। इस मुहिम में 7 आसियान देश भी शामिल हुए हैं। कंबोडिया, लाओस जैसे देश इससे दूर रहे जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल ताइवान को इस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनाया है। अमेरिका का अलग समूह बनाना वास्तव में सीधे तौर पर चीन को चुनौती है। दरअसल चीन ने क्षेत्र में अपनी अलग ट्रेड डील की है जिसमें 15 सदस्यीय देश शामिल हैं। इसमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP इसे कहा जाता है। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया समेत 10 एशियाई देश शामिल हैं। RCEP हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की आर्थिक भूमिका को कम करने के मकसद से लाया गया था और अब अमेरिका ने इसका मुकाबला करने के लिए IPEF को सामने ला खड़ा किया है। क्वाड देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि क्वाड एक अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया है। ये एक संगठन है। उन्होंने कहा कि यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद क्वाड का दायरा व्यापक होने पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित सदस्य देशों की आपसी तालमेल, आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है जो हम सभी का साझा उद्देश्य भी है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा खास पेशकश मामला क्या है। और मामला क्या है मैं आज हम आपको बता रहे हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, बारीक बातें बहुत ही आसान भाषा में समझिए। क्वाड का मामला क्या है। क्वाड का शाब्दिक अर्थ होता है 4 से। क्वाड
दरअसल 4 देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मजबूत संगठन है। यह संगठन बनाया गया था भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करने और दुनिया में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए। आइए क्वाड को जरा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि क्वाड कोई आम संगठन नहीं, बल्कि ये इंडो पैसिफिक रीजन यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में बसे देशों के लिए आपसी रणनीति बनाने का एक अहम संगठन है। खासतौर से चीन जिन इलाकों में मनमानी करना चाहता है, उसे रोकने के लिए इसकी खास अहमियत है। क्वाड का आइडिया सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आया। उस साल 4 देशों की नौसेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास किया था, लेकिन 2008 में चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने इससे हाथ पीछे खींच लिए। फिर शिंजो आबे ने 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाने का आइडिया रखा। आखिरकार नवंबर 2017 में क्वाड समूह बन गया और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, खासकर चीन के दखल से आजाद रखने के लिए रणनीति बनाने की बात तय हुई। इसमें भारत ने अहम भूमिका तब निभानी शुरू की जब चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ने लगा। भारत के प्रयासों के बाद क्वाड के सभी 4 देशों ने साल 2020 में मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया। इसमें चारों देशों की नेवी साझा रूप से युद्धाभ्यास करती है। क्वाड से अगर कोई सबसे ज्यादा जलता है तो वो चीन। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि चीन समेत पूरी दुनिया यही मानती है कि क्वाड दरअसल चीन को घेरने के लिए बनाया हुआ एक ग्रुप है। देखा जाए तो इसमें शामिल चारों देशों से चीन का कोई न कोई विवाद है। इसीलिए चीन बार बार क्वाड को कभी एशियाई नाटो कहता है, तो कभी बयान देता है कि क्वाड देशों को किसी तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन भारत साफ कहता है कि क्वाड समूह को सिर्फ चीन विरोधी समूह नहीं समझना चाहिए और इसका मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना है। फिलहाल वैक्सीन प्रोडक्शन, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चारों देशों का ध्यान है। इन मुद्दों के साथ ही चीन की मनमानी रोकने के लिए भी तैयार रहना इस संगठन का मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए थोड़ी चर्चा इस पर कर लेते हैं और इसका विश्लेषण भी समझ लेते हैं। इस बार क्या कुछ खास रहा क्वाड सम्मेलन में, और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने विदेश मामलों के जानकार रॉबिंद्र सचदेवा जी। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, सेकेंड इन पर्सन मीटिंग क्वाड लीडर्स की, बहुत सारे मुद्दे इसमें छाए रहे। सिग्निफिकेंटली ताइवान का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंटली रहा। नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन रूस पर भी निशाना साधने की कोशिश, और चीन तो कहा जाता है कि एक अनसंग एजेंडे में रहता है हमेशा। आप इस समिट को किस तरह से समराइज करेंगे सर? 3 तरह से मे बी बुलेट पॉइंट्स हैं। पहली बात, आप जो कह रहे थे कि चीन भड़का हुआ है क्वाड से, चीन अभी तक तो क्वाड को बड़े हल्के में लेता था, बल्कि चीन तो टॉन्ट करता था क्वाड को कि ये तो कुछ भी नहीं, जैसे हवा का पानी की कुछ बूंदे हैं, कुछ नहीं है। बट पिछले 1 साल में जब पहली बार मीटिंग हुई चारों हेड्स ऑफ स्टेट्स की वॉशिंगटन डीसी में, और अब आज जो मीटिंग हो रही है, अब सडनली क्वाड ने एक रियलिस्टिक और सीरियस फॉर्म ले लिया है, और एक जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए चाइना अब क्वाड को बहुत स्ट्रांगली कंडेम कर रहा है। अभी तक तो नहीं करता था, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं करा था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा। दैट्स वन। सेकेंडली, देखिए, ये तो डोमिनेंस की वॉर है। कहीं ना कहीं आई मीन इट्स अमेरिका और फ्री वर्ल्ड के देशों का चाइना के खिलाफ है, ये तो असलियत है। परंतु मेन चीज एक और है जो आपने अभी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बताई। देखिए, क्वाड एक मिलिट्री अलायंस तो है नहीं, ऑब्वियसली कहने को, परंतु आज की तारीख में पावर डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन मिलिट्री, बट मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। अब जो ये फ्रेमवर्क आज अनाउंस हुआ है, ये बहुत अहम है। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो अनाउंस हुआ है, ये कोई एक ट्रेड पैक्ट नहीं है जैसे कि आरसेप या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इत्यादि। उनमें होता है कि देश आपस में टैरिफ्स कम कर लेते हैं ताकि ट्रेड बढ़े, राइट? नॉर्मली ट्रेड पैक्ट्स वैसे होते हैं। आज जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम अनाउंस हुआ है,
इसमें टैरिफ को लेके कोई मेंशन नहीं, कोई फोकस नहीं। इसका फोकस है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स पर, सप्लाई चेन्स की लिंकेज पर। और बाय द वे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स ही अगली वॉर है लॉन्ग टर्म बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, या कहिए बिटवीन चाइना एंड दुनिया। चाइना इस समय एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, 5G इत्यादि में अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है बड़ी तेजी से, और अपने स्टैंडर्ड्स वो दुनिया में वाइड स्प्रेड करना चाहता है। उसका टारगेट है 2035 तक दुनिया मेरी टेक्नोलॉजीज पे चले, जैसे 5G हुआवे। बट अब दुनिया और अमेरिका खासकर और बाकी और देश भी उस चीज से अवेयर हो गए। नहीं तो चाइना का विजन ये था, जैसे एप्पल का सिस्टम है, आप केवल एप्पल के साथ ही काम कर सकते हो, चार्जर भी वही चाहिए, फोन भी वही चाहिए, आईपैड भी वही चलेगा। तो चाइना उस तरह से टेक्नोलॉजिकली दुनिया को डोमिनेट करना चाह रहा था। ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये इसका काउंटर है कि सप्लाई चेन्स बने, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बने, जिसके चलते क्वाड के देश आपस में और बाकी दुनिया के देश टेक्नोलॉजीज में एक्सचेंज करें। और नॉट ओनली द क्वाड, जो एशिया पैसिफिक में भी देखिए 4 देश जो हैं हमारे, इनके अलावा जो छोटे और देश हैं, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया इत्यादि, जो वो भी चाइना से दुखी हैं, तो उनकी भी मार्केट एक्सेस और उनकी सप्लाई चेन्स भी इस क्वाड के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट और रेजिलिएंट होती जाए, ताकि चाइना की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उस पर रोक लगे, चाइना की जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन है उस पर भी रोक लगे, एब्सोल्युटली चाइना की मार्केट्स कम हो। तो ये बहुत इस समय इंपॉर्टेंट हो गया है क्वाड, क्योंकि चाइना कहता है कि क्वाड नेटो नहीं है। सही बात है, नेटो तो नहीं है, हाँ। क्वाड ने तो शुरू से कहा मिलिट्री नहीं है। बट चाइना पावर को ये समझे ना कि पावर आज की तारीख में इज नॉट ओनली मिलिट्री बट ऑल्सो इकोनॉमिक और इस पावर बार एंड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। रॉबिन सर, इस बार कुछ बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक्शन भी हुआ है, जिसमें खास तौर से ताइवान को लेकर जिस तरह से अमेरिका ने मुखर होते हुए कहा है कि हम मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे अगर ताइवान कुछ हुआ भी। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसमें लग रहा है कि क्वाड की जैसे जैसे वो पुराना होते जा रहा है, जैसे जैसे उसके नेताओं को एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बिठाने का अनुभव होता जा रहा है, एग्रेशन क्वाड का न सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि चीन के खिलाफ लाउड एंड क्लियर मैसेजिंग भी शुरू हो गई है। तो ये एक खतरे की घंटी चीन के लिए। बिल्कुल, और आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी इस बात को। ये कहा जा रहा है कि क्वाड लंबे अरसे तक ये नहीं कह पाएगा कि मैं केवल एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन इत्यादि हूं। क्वाड को आने वाले समय में कुछ मिलिट्री रूप लेना पड़ेगा, ये एंटिसिपेट किया जा सकता है। अब जहां तक रही बात ताइवान की और क्वाड की भी, देखिए अमेरिका कहता है मैं ताइवान की डिफेंस में आऊंगा, कैसे आएगा, मिलिट्री पैक्ट तो है नहीं, राइट, ताइवान के साथ। बट अमेरिका कह रहा है, बाइडन ने पिछले 1 साल में 3 बार बाइडन ने कहा है हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, और उसी के 2 घंटे के अंदर व्हाइट हाउस मना कर देता है, कहता है नहीं, ये तो प्रेसिडेंट कह रहे हैं, हमारी तो वन चाइना पॉलिसी स्टैंड्स। तो अमेरिका फिर से उसी अपनी एम्बिग्विटी पे खेल रहा है कि चाइना गेस नहीं कर पाए कि मेरा असली रिएक्शन क्या होगा। जो भी अमेरिका का रिएक्शन होगा, अगर चाइना ताइवान पे अटैक मानो कुछ करता भी है, तो क्वाड भी इन्वॉल्व होता जाएगा। वहां से आपका ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की जो अलायंस है, और बाय द वे इसका इंडिया पे भी असर पड़ेगा। अगर ताइवान में वॉर होती है, अगर 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 तो भारत, चाहे हम कहें कि हम क्वाड के मिलिट्री अलाय नहीं है, बट क्वाड के देश हमसे ये कहेंगे ना, आप मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करो, क्योंकि इंडियन नेवी और अंडमान से हमारे पास एक्सेस है मलक्का स्टेट्स को ब्लॉक करने का। तो हमारे पे प्रेशर आएगा, या कहिए हमें हम ऑब्लिगेटेड होंगे। मानो अमेरिकन वॉरशिप्स लड़ाई कर रही है वहां पे साउथ चाइना सी में, जापान भी लड़ रहा है, एक बड़ी वॉर हो गई अगर मानो, राइट, तो मानते ना मानते हमें स्पेशली हमारी नेवी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी तो क्वाड के साथ कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दिखानी पड़ेगी ना। क्वाड की कंट्रीज कहेंगे कि भाई इंडिया, आप तो हमारे साथ चल रहे हो, आप क्यों बैकआउट हो रहे हो, कुछ तो करो। और इधर से फिर चाइना हो सकता है हमारे हिमालय पे कुछ एग्रेशन कर दे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो गया। बट आपका प्रेमिस एब्सोल्युटली राइट है कि क्वाड एग्रेसिव होता जा रहा है, विदाउट डाउट। स्टेटमेंट्स भी आप देख लीजिए चाइना के प्रति, ताइवान को लेकर के भी, चाहे एटसेट्रा। एंड इसका कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ रूप मिलिट्री रूप में भी आएगा। आज जो बात हुई मैरिट इलीगल फिशिंग, हाँ मुझे आधा मिनट दे, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या गेम है जी। इलीगल फिशिंग तो एक चीज है, ठीक है, चाइना करता है, पर चाइना असल में क्या कर रहा है, चाइना ने अपने मछुआरों की बोट में, सरकार ने, चाइनीज सरकार ने रडार और सोनर रडार्स लगा दिए हैं, मशीन गन्स लगा दी हैं, और ये 100 मील तक जाते हैं फिशिंग करने, और 100 मील की दूरी पे एक मदरशिप होती है,
वहां पर ही अपना डीजल पानी फिर भरते हैं, अगले 100 मील और चले जाते हैं, वहां एक और बड़ी शिप है, तो अपनी ये फिशिंग करते हैं, फिश लाके मदरशिप पे रख देते हैं, डीजल पानी लेके आगे जाते हैं। बिल्कुल। इस तरह से चाइनीज जो मछुआरे हैं 300-300, 500-500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, और चाइना अपनी डोमिनेंस बना रहा है साउथ चाइना सी में। झुंड के झुंड 100-100, 200-200 फिशिंग ट्रॉलर्स आ जाएं फिलीपींस के कोस्ट पे, फिलीपीन कोस्ट गार्ड क्या कर लेगा? नेवी मार तो पाएगी नहीं। एट द सेम टाइम इन सब के पास सोनर रेडार्स भी है, तो ये ओशन बेड की मैपिंग भी कर रहे हैं। तो ये चाइना का एक्सपेंशनिज्म है। तो आज जो ये मैरीटाइम को लेकर के एक जो इनिशिएटिव, यानी कि आप जो कह रहे हैं कि चीन अपनी जो भी रणनीति बना रहा है, जिस भी लेवल पर बना रहा है, उस पर बिल्कुल माइक्रो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वाड देशों का है, और उसे निपटने के लिए बाकायदा रणनीति बनाकर उसको बाकायदा साझा करके उसको अनाउंस भी किया जा रहा है, ताकि संदेश साफ जाए चीन तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत ही आसान भाषा में आपने इसको विश्लेषित किया, शुक्रिया आपका। चलिए एक और आज की हमारी कवर स्टोरी, गेहूं के बाद अब चीनी की बात। जी हां, ग्लोबल बाजार में चीनी की जबरदस्त मांग है। गेहूं के बारे में आपने सुन ही लिया था, मगर सरकार को डर यह है कि कहीं ग्लोबल सप्लाई को पूरा करने के लिए देश में चीनी की किल्लत न हो जाए, और इसी के मद्देनजर सरकार इसको एक्सपोर्ट पर इसके लिमिट लगा सकती है। सरकार ने 1 करोड़ टन के एक्सपोर्ट के लिमिट को तय करने पर विचार वो फिलहाल कर रही है। तो चीनी एक्सपोर्ट पर क्या वाकई में लिमिट लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिर से आपको ये खबर आपको बता दें, बेसिकली सरकार को दिक्कत ये, डर ये है क्योंकि चीनी की डिमांड जो है वो ज़बरदस्त है कि कहीं ग्लोबल सप्लाई पर इसका ग्लोबल सप्लाई को पूरा करने के लिए देश में चीनी की किल्लत ना हो जाए, और इसी के मद्देनज़र सरकार इसके एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा सकती है। गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन किया गया था, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए और हमारी घरेलू ज़रूरतों को देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। लेकिन अब चीनी पर भी क्या लिमिट लगाई जा सकती है चीनी के एक्सपोर्ट पर, यह एक बड़ा सवाल है, और सरकार ने 1 करोड़ टन के एक्सपोर्ट की लिमिट तय करने पर सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि विचार उस पर किया जा रहा है। तो क्या वाकई में चीनी एक्सपोर्ट पर अंकुश लगेगा, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है और उसका कमोडिटीज पर असर पड़ा है, हमने देखा चाहे गेहूं या दूसरे कमोडिटीज हो, उन पर खासा असर पड़ा, और इसी के मद्देनजर सरकार कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर उठाते हुए अब चीनी के एक्सपोर्ट को भी लिमिट करने पर विचार कर रही है। 10 दिन पहले ही आपने देखा था कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा था। पश्चिमी देश, खासतौर से G7 देश इससे खासे भड़क गए थे। लेकिन क्या अब सरकार ऐसा ही कदम चीनी के मामले में भी उठा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। घरेलू बाजार में क्योंकि पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने की कोशिश सरकार करेगी, और जिस तरह से ग्लोबल बाजार में खाद्य महंगाई दर बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन बाधित होने से उनकी डिमांड में इजाफा हो रहा है, इसीलिए सरकार समय रहते एक कदम उठाना चाहती है ताकि हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसीलिए ये विचार किया जा रहा है फिलहाल कि चीनी एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाया जाए, उस पर लिमिट लगाई जाए। तो क्या ये वाकई में पॉसिबल होगा, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। लेकिन गेहूं के मामले में सरकार ये कदम उठा चुकी है, लिहाजा माना यह जा रहा है कि अगर सरकार को लगा कि समय आ गया है कि चीनी के एक्सपोर्ट को लिमिट किया जाए, तो सरकार ये कदम भी उठा सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और कवर स्टोरी का करते हैं रुख। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था, आपको याद होगा 80 के दशक का ये नारा। लेकिन आज कई लोग हैं जो 2 से कम बच्चों की चाहत रखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये बात सामने आई है। जिस तरह भारतीयों का एजुकेशन और फाइनेंस जो उनका नॉलेज है वो मजबूत हुआ है, उसी रफ्तार से कम बच्चे रखने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पर आ गई है। 2015-16 में ये 2.2 थी। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे का होने का मतलब यह है कि आने वाले सालों में भारत की जनसंख्या घटने वाली है। सर्वे में 15 से 49 साल के लोगों को शामिल किया गया।
सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो कितने बच्चे चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में वांटेड फर्टिलिटी रेट 1.6 बच्चे प्रति महिला सामने आया है। यानी कि कौन सा फर्टिलिटी रेट महिलाएं चाहती हैं तो इसे वांटेड फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो 1.6 रहा, यानी कि 2.1 से भी कम। 2015-16 में जो वांटेड फर्टिलिटी रेट था वो 1.8 था। टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी का यह मतलब हुआ कि दंपति औसतन 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, परिवारों का आकार छोटा हो रहा है। सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि महिलाएं जितना ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वो उतने ही कम बच्चे चाहती हैं। अशिक्षित या कम साक्षर या 12वीं से कम पढ़ी महिलाओं का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, तो वहीं शिक्षित महिलाओं के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 है। यानी कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, लोगों को सीमित और छोटे परिवार की अहमियत का पता चल रहा है। और एक जमाने में छोटा परिवार जिसमें हम दो हमारे दो का नारा था, अब 2 बच्चे भी नहीं चाहते। जो कपल्स हैं वो 1 बच्चे में ही खुश हैं। शिक्षा के अलावा घर की वित्तीय हालात का भी बच्चों की चाहत पर असर पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक कम वेल्थ ग्रुप की महिलाएं जहां 2 बच्चे चाहती हैं, तो वहीं ज्यादा वेल्थ ग्रुप की महिलाएं 2 से कम बच्चे चाहती हैं। कम बच्चों की चाहत के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। अब संयुक्त परिवार की संकल्पना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आर्थिक दबाव भी इसके लिए एक अहम वजह है और इसके साथ ही कामकाजी दंपतियों के लिए बच्चों की देखरेख भी एक टास्क हो जाता है। और आजकल एक और ट्रेंड ये है कि जब तक आप सक्षम ना हो, बच्चों को आप पैदा नहीं करें। ये एक समझदारी, एक नए जमाने की सोच इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ गई है, स्कूल जाने के वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल भी बढ़ा है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। हालांकि समाज में एक ऐसा तबका भी है जो लड़के की चाह में 2 बच्चों तक खुद को सीमित नहीं कर रहा है। आइए इस पर करते हैं चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा जी। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा पर। ये जो नई सोच मैम समाज की उभर कर सामने आ रही है, हम 2 हमारे 2 का नारा से अब वो हम 2 और हमारे तो 2 भी नहीं, शायद 1 या शायद 1 भी नहीं, ये सोच किस स्थिति को बताती है हमारे समाज की? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देश बहुत जल्दी, विश्व भी बदल रहा है, देश बहुत जल्दी बदल रहा है और जो मीडिया का इसमें रोल है, जिससे महिलाओं ने पिछले इलाके और पिछड़े हुए इलाके और महिलाएं जो कभी पहले कम्युनिकेशन और मीडिया उनकी पहुंच नहीं थी, आज उनकी पहुंच है और वो देख रहे हैं कि बेटर हाफ, मैं कहती हूँ अदर हाफ नोज हाउ बेटर हाफ लिव्स। उन्हें मालूम है अगर आप कम बच्चे करेंगे तो आप बच्चों का न्यूट्रिशन हो, देखभाल हो, एजुकेशन हो, ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। और वो देख रहे हैं जो लोग संपन्न हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे एक ये एस्पिरेशन लोगों की बदलनी सबसे बड़ी फील्ड में चेंज, बदलाव मैं जो देख रही हूँ स्पेशली यंग लोगों में। पर आपने सब जो इश्यूज रेज करी हैं सब सही हैं और आंकड़े भी वही बताते हैं कि क्यों कम बच्चे हो रहे हैं। पर दूसरा है कि महंगाई बहुत बड़ी है। देखिए इंडिया में 95% जो गरीब लोअर मिडिल क्लास हैं वो 95% उनका एक्सपेंडिचर फूड पे जाता है। और अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें वो बहुत है। सब्जियां, फ्रूट, दालें, तेल, हर चीज बढ़ रही है। पर दूसरा मैं भारत सरकार को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि पिछले सालों में हमने नए साधन फैमिली प्लानिंग के लिए लाए हैं। और दूसरा जो पिछड़े इलाके हैं जहां पे फर्टिलिटी रेट्स हाई थे नॉर्थ इंडिया में, वहां पे सरकार ने अच्छे प्रोग्राम 140 डिस्ट्रिक्ट में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया है। तेरे 3 कारण होते हैं। महिलाएं फैमिली प्लानिंग एक्सेस नहीं कर पाती, या एजुकेशन का अभाव होता है, या इकोनॉमिक लेवल
कम होता है। पहले गरीब लोग ज्यादा बच्चे करते थे, किंतु आज के दिन गरीब महिला भी चाहती है कम से कम बच्चे, क्योंकि एक एक्सपोजर और अवेयरनेस हो गई है। और मैम लेकिन इसको कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह से देखते हैं कि कहीं कम बच्चे पैदा करना या बच्चे पैदा नहीं करने की ये सोच है हमें चाइना वाली स्थिति में तो नहीं पहुंचा देगी, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पहले एक बच्चे की 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी, फिर उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी में किया, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गया है, और अब तो हम सुन रहे हैं कि तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए बाकायदा एनकरेज किया जा रहा है, 11-11 लाख रुपए देंगे, 9 महीने की छुट्टी दे देंगे। तो कहीं ये कालांतर में इस स्थिति में तो बढ़ता हुआ समाज नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे देश में हमने हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, अच्छे हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अच्छी तरह दी हैं, और कोई कोएर्शन नहीं है हमारे देश में। तो चाइना का जो एक बहुत क्विक स्लाइड हुई बिकॉज ऑफ दिस 1 चाइल्ड नॉर्म विच वाज अ मिस्टेक, उन्होंने गलती करी। हमें सीखना चाहिए चाइना से, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई कोअर्सिव मेजर्स नहीं करने चाहिए। हाँ, देश में हर देश में ये हुआ है, सिर्फ इंडिया नहीं, फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी, पर ऐसी स्थिति नहीं आएगी जो चाइना में आ गई है। परंतु एक समय आएगा, मे बी 50 years from now, जब हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन इतना होगा कि हमें भी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। पर हमें वेट नहीं करना चाहिए जैसे चाइना ने वेट किया। वी शुड स्टार्ट गिविंग इंसेंटिव्स और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, स्वीडन, यूरोप, ये देशों में भी फर्टिलिटी का बहुत डिक्लाइन हुआ है विदाउट अ 1 चाइल्ड पॉलिसी। नाउ दे आर एनकरेजिंग वुमेन, गिविंग देम 9 months लीव, चाइल्ड। अगर हमारे पास बच्चों को देखने के लिए अच्छे स्कूल, हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी, तो महिलाएं ये नहीं कि बिल्कुल बच्चे फैमिलीज पैदा नहीं करेंगी। कोई वी विल हैव अ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बट इंडिया को तैयारी करनी होगी कि महिलाओं को सपोर्ट करे फॉर केयर गिविंग, फॉर मैटरनिटी लीव। और हमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन फॉर जॉब। डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो महिलाएं क्यों बच्चे, अगर हर डिस्क्रिमिनेशन, ऑलरेडी इतनी डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के अगेंस्ट, पर हम अगर महिलाओं को स्किल करेंगे, चाइल्ड केयर देंगे, सपोर्ट देंगे। एंड मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी कि पुरुषों को भागीदारी, थोड़ी जिम्मेदारी और काफी लेनी होगी, और महिलाओं के साथ साथ बच्चों की केयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि बच्चों की केयर, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे पुरुषों को ये समझ में आ रहा है कि बच्चों की केयर करना क्या होता है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है ना कि आपको एक बच्चा ही करना है या मैक्सिमम 2, वो डिसीजन मेकिंग तभी कलेक्टिव आ पा रही है, अदरवाइज तो पहले छोड़ दिया जाता था। लेकिन मैम एक चीज और है, मैं कुछ ही दिन पहले देहरादून उत्तराखंड की खबर पढ़ रहा था, जिसमें मैं समाज की सोच का एक रिफ्लेक्शन मुझे दिखा कि अगर बच्चे पैदा नहीं किए हैं कपल ने किन्हीं कारणों की वजह से, जिनका हमने जिक्र भी किया, कि अगर आप बच्चे को अच्छे से रेज नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा वो प्लान नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जिस बच्चे को हमें दुनिया में लाना है, अगर उसका लालन पोषण हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो लेट्स वेट। बट आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है मैम कि वहां पे माँ बाप ने जो है 1 करोड़ का केस ठोक दिया कि हमने अपने बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, ये हमें नाती पोता नहीं दे रहा है, तो इस पे 1 करोड़ का केस कर दिया। इस तरह के बड़े अजीबोगरीब केसेस भी हैं। तो इस सोच को कब बदलने में कितना वक्त लगेगा? और मैम बहुत वक्त नहीं लगेगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आज के जो यंग लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, रूरल एरियाज में हो, अर्बन एरियाज में हो, देयर इज एन इक्वालिटी इन देयर थिंकिंग, और वो एक जैसी सोच है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेट, वी वरी के गांव में कम है, 20% इंक्रीज इंटरनेट या फेसबुक यूजर्स रूरल एरियाज में हुई है। तो आप देख सकते हैं, और मीडिया की रीच इतनी है कि देयर इज जैसे मैंने पहले कहा कि एस्पिरेशंस बदली है, सोच बदली है, और लोग अजीब अजीब केसेस इधर उधर तो छोटे मोटे करते रहेंगे,
किंतु जो यंग लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं और वो नहीं इन बातों में आएंगे। और एक बच्चा लोग चाहते हैं कि बच्चे को शिक्षा भी अच्छी दी जाए, सिर्फ खान पान पोषण नहीं, शिक्षा। और तीसरा, मैं एज अ पब्लिक पर्सन कहूंगी, एज अ सिटीजन कहूंगी, अगर हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते, आपको मालूम है कितना मुश्किल है बच्चों को स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन। हमको ये इंडिया में थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम चीन जैसी जगह ना पहुंचे। और प्लानिंग, डेमोग्राफिक फिगर्स हमारे पास इतना बढ़िया रहे हैं। और मैं तो कहूंगी सरकार को चाहिए, लोग अगर अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को लोगों के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। Absolutely, चाहे शिक्षा हो, फैमिली प्लानिंग के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि हमारा मौलिक अधिकार है एक अच्छी लाइफ जीना। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हर स्तर पर प्लानिंग होनी चाहिए। समाज की इकाई जिसे परिवार कहा जाता है, उस स्तर से लेकर और समाज का जो सर्वोच्च पायदान यानी कि सरकार है, वहां तक ये सोच बदलने की आवश्यकता है। तब जाकर शायद कोई अमूलचूल परिवर्तन हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात रखी। थैंक यू। और आइए इंडिया 360 में अब बात करते हैं आम आदमी के जेब और किचन की बात। मुंबई में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई की सब्जी मंडी में टमाटर के भाव 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने मुंबई की एक सब्जी मंडी का जायजा लिया और पता किया कि टमाटर कितने लाल हैं। मौसम की मार और डीजल के बढ़े दामों की वजह से वापस एक बार सब्जी जो है वो महंगी हो गई है। जहां सब्जी में सबसे ज्यादा जो असर गिरा है वो टमाटर के भाव में गिरा है। जो टमाटर तकरीबन 30 रुपए किलो हुआ करता था, इस समय मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में करीब 80 से 100 रुपए किलो है। इस समय मैं मुंबई के लालबाग इलाके में हूं। यहाँ पे जो फुटकर विक्रेता हैं वो यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जो ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ दो ही भाव हैं। ये आपको 80 रुपए किलो है, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छा है वो 100 रुपए किलो करीब बिक रहा है। यहाँ पर इसकी क्या वजह है, जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि मौसम की मार है, जो पिछले दिनों फसल खराब होने की वजह से ये हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी वो भी एक वजह है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि टमाटर बहुत महंगा हो गया, क्या वजह है? वजह इसकी है कि बारिश के वजह मौसम है ना, मौसम के वजह से वो खराब हो गए। सब खराब हो गए तो बाजार बढ़ेगा ही। अच्छा माल आएगा तो बाजार नीचे आता है, लेकिन बाजार बढ़ता है कभी जब भी माल खराब आता है तभी, ऐसा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खरीदारी भी कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये बताइए कि अभी आप टमाटर खरीदने की कोशिश से भाव पूछ रहे थे, क्या वजह? पूछे, पहले देखो 20 रुपया था टमाटर, फिर 20 रुपए से 80 हो गया डायरेक्ट, इतना भाव एकदम बढ़ गया। और अभी पूछने के लिए आ रहे तो 100 रुपया। हर टाइम आएंगे तो पूछ के ही चले जाते, इतनी महंगाई हो गई है एकदम। बहुत खराब हो गया है, पता ही नहीं चलता क्या खाए क्या नहीं खाए। मतलब एक आम आदमी, एक जो डेली वेजेस वाला को बहुत तकलीफ हो जाएगी। सब्जी है वो अभी थोड़ा और महंगी भी हो सकती है क्योंकि शॉर्टेज है माल की। तो कोशिश ये है कि ये माल की शॉर्टेज कम हो, जैसे ही ये कम होगी तो वापस भाव नीचे आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी फिलहाल जो मंडी में है वो भाव जो है, बढ़ती भाव को देखते हुए लोग भाजी ले तो रहे हैं लेकिन बहुत कम ले रहे हैं या फिर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कैमरामैन कमलजीत के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। देखिए, महंगाई वगैरह से तो आम आदमी की जेब कटती ही है, लेकिन कभी कभी महंगाई हो या ना हो, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आम आदमी की जेब कटनी लाजमी होती है। हम बात कर रहे हैं होटल्स में जो सर्विस चार्ज है, इस पर आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन एक ग्लोबल समस्या गेहूं के बाद जो चीनी की हो गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल बाजार में चीनी की जबरदस्त मांग है, लेकिन सरकार को डर है कि कहीं ग्लोबल सप्लाई का पूरा करने के लिए देश में चीनी की किल्लत ना हो जाए, और इसी के मद्देनजर सरकार इसके एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा सकती है। सरकार ने 1 करोड़ टन के एक्सपोर्ट की लिमिट तय करने पर फिलहाल विचार कर रही है। ये खबर हमने आपको
प्रमुखता से दिखाई भी है और इस एक बार फिर से इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सरकार चीनी एक्सपोर्ट पर लिमिट तय करने पर विचार कर रही है, इसकी जरूरत है क्या सर अभी? जैसा कि हमने पहले भी बताया और जो इस्मा का प्रेजेंटेशन है, हमने को पूरे टोटलिटी में देखना पड़ेगा। जो भारत का जो टोटल प्रोडक्शन है वो करीब 355 और 360 लाख टन है और कंजम्पशन के हिसाब से अगर हम 275 लाख टन मानते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री की डिमांड थी गवर्नमेंट से कि हमको 9.5 लाख से 10 लाख मिलियन टन एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, गवर्नमेंट ने हमारी बात को रखते हुए ये लिमिट लगाने पे विचार किया है। तो हमको लगता है इट्स ए पॉजिटिव स्टेप एंड दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री वांटेड कि आज कम से कम हम 9.5 लाख से 10 लाख मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सके हैं। वो हमारी जो डिमांड थी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने उसी को निर्धारित करने के लिए विचार किया है। ओके सर, एक्सपोर्ट की लिमिट करीब 1 करोड़ टन तय होने की संभावना है। अगर वाकई में ये होता है तो चीनी मिलों पर क्या कोई इसका असर पड़ेगा सर? नहीं, चीनी मिलों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव स्टेप ही कहा जाएगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की डिमांड भी यही थी कि हमको 9.5 से 10 लाख टन हमको कम से कम एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आदित्य झुनझुनवाला प्रेसिडेंट हैं इस्मा के, जिन्होंने इस कदम का वेलकम किया है, पॉजिटिव स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब उन होटल्स और रेस्टोरेंट की खैर नहीं होगी जो खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों से पैसा वसूलते हैं। सरकार ने मामले में सख्ती दिखाते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी कि NRAI को तलब किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि कोई भी रेस्टोरेंट किसी ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। आपने खाना खाया, बिल चुकाया और रेस्टोरेंट से निकल लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके खाने के बिल में फूड बिल के अलावा और कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं? क्या उन चार्जेस को देने के लिए आप बाध्य हैं? जी हाँ, आप अपने बिल पर दोबारा नजर डालेंगे तो पाएंगे कि आपसे रेस्टोरेंट वाले ने सर्विस चार्ज भी वसूला है। यानी आपकी ही पॉकेट से रेस्टोरेंट वाले ने पैसे मार लिए और आपको पता भी नहीं चला। ज्यादातर मामलों में लोग सर्विस चार्ज के बाद वेटर को टिप भी देते हैं, लेकिन अब सरकार ने मामले में दखल दिया है। अब रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज के नाम पर हाथ साफ नहीं कर सकेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट का इस मामले में कहना होता है कि सर्विस चार्ज के पैसे को खुद नहीं रखते बल्कि अपने स्टाफ में बांट देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के पास सर्विस चार्ज का ये मामला आया ही क्यों। दरअसल मामला हैदराबाद से है, जहां पिछले साल एक ग्राहक के विरोध के बावजूद एक रेस्टोरेंट ने उससे जबरन सर्विस चार्ज वसूल लिए। ग्राहक ने अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। ग्राहक की सुनी गई, रेस्टोरेंट पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगा। मामला यही नहीं थमा। ग्राहक के कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को तलब किया है, जिसमें स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी और ओला जैसे होम डिलीवरी देने वाले फूड प्रोवाइडर्स को भी शामिल होने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट से वो पार्सल लेते हैं उस बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा होता है। आपको बताते हैं कि सर्विस चार्ज को लेकर क्या है नियम कायदे। अप्रैल 2017 में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सर्विस चार्ज को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया कि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, ये ग्राहक की मर्जी पर निर्भर है। साथ ही इसमें कहा गया था कि खाने पीने के बिल में लेवी या सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, इसे देना ना देना ग्राहक की मर्जी है। जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को सरकार ने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मुताबिक भी ये साफ किया गया है कि किसी वेटर को टिप देना या ना देना भी पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर करता है। ऐसे में जब भी आप रेस्टोरेंट जाएं, खाना खाने के बाद जनरेट हुई बिल में ये सुनिश्चित कर लें कि खाने के सामने जो कीमत लिखी है उसमें जीएसटी के अलावा कोई और अनाप शनाप चार्ज नहीं जुड़ा हो। वहीं रेस्टोरेंट के बिल में अगर सर्विस चार्ज लिखा है तो उसमें ये भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि ये चार्ज ऑप्शनल है। इसके बाद भी कोई रेस्टोरेंट अगर सर्विस चार्ज वसूलता है तो देने से इनकार कर सकते हैं। जबरन वसूलने की स्थिति आने पर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800 11
4000 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कंज्यूमर फोरम पर जा सकते हैं। आप ठगे न जाएं। ऐसे में जागो ग्राहक जागो की तर्ज पर आपको खुद सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसे ही कंज्यूमर मिनिस्ट्री की ये बात सामने आई कि 2 तारीख को वो तलब कर रहे हैं, तब से हमने खबर दिखाई और इस पर बाकायदा हमने एक चर्चा भी कराई। 5 बजे आपका फेवरेट शो आपकी खबर आपका फायदा में जब हमने सर्विस चार्ज को लेकर इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी कि आहार के वाइस प्रेसिडेंट निरंजन शेट्टी से बातचीत की सर्विस चार्ज को लेकर, तो उन्होंने जी बिजनेस पर वादा किया कि उनका जो एसोसिएशन है जिसके साथ लाखों रेस्टोरेंट होटल जुड़े हुए हैं, उसमें हर होटल में साफ साफ लिखा होगा कि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है। मैं आपसे एक बात चाहूंगा, आप अपने सारे जितने रेस्टोरेंट आपके अंडर में आते हैं, AHAR के अंडर में, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप अपने रेस्टोरेंट को बोलेंगे कि अपने मेन्यू कार्ड में और अपने प्रीमाइसेस में एक प्रोमिनेंट जगह जहां पर दिखे वहां पर आप सर्विस चार्ज से जुड़ी हुई जानकारी दें? 101% आपके माध्यम से जी बिजनेस पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारे आहार के सदस्य होंगे निश्चित वो इसका प्रदर्शन सही ढंग पर और सही जगह पर करेंगे ताकि एक नॉर्मल व्यूइंग आई को भी दिखाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जमीन के कई फीट ऊपर आपने एक ट्रॉली में अगर कोई फंस जाए और उसके बाद तूफान आ जाए और ट्रॉली जोर जोर से हिलने लगे तो बचाने वाला कोई नहीं हो। सोचिए ये कितना जानलेवा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और सतना के महर में ऐसा हुआ है। हवा में हिलती ट्रॉली, जमीन से कई फीट ऊपर लटकी जान। तूफान के बीच कई लोग हवा में लटके रहे। रोपवे हुआ बंद, तूफान से जोर जोर हिलने लगा रोपवे और करीब 30-40 मिनट श्रद्धालुओं की जान हवा में लटकती रही। तस्वीरें सतना के महर की हैं और लापरवाही ऐसी कि श्रद्धालुओं की जान को ही संकट में डाल दिया गया। कल तेज आंधी तूफान आया, इस दौरान भी महर मां शारदा की पहाड़ी का रोपवे संचालित रहा, लेकिन अचानक रोपवे बंद हो गया और लोग हवा में लटकने लगे। डर लग रहा था कि जान चली जाएगी हमसे। हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा था। करीब 30-40 मिनट तक हवा में लटकने के बाद रोपवे चला और लोग नीचे आए। अच्छी बात ये रही कि बिहार देवघर की तरह कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन महर में दामोदर रेलवे प्रबंधन की लापरवाही पर एक्शन जरूर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल से दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में शुरू हुई बारिश से भले ही गर्मी कम हो गई हो, लेकिन जाम, जलभराव और पेड़ गिरने जैसी समस्याएं भी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में करीब 40 साल बाद मई महीने में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक लगातार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हालांकि बारिश से लगा जाम तो कहीं टूटे पेड़। जी हां, देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कल से तेज आंधी और भारी बारिश शुरू हुई तो अभी भी जारी है। रात भर दिल्ली और उसके आसपास के जगहों पर बारिश होती रही, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। मौसम में बदलाव की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल दिन भर बारिश हुई। हालांकि बारिश मानसून या प्री मानसून की बारिश नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं और लू के हालात बनने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है, यानी अभी कुछ और दिन बारिश होगी। दिल्ली जहां एक और रात भर बारिश हो रही थी,
वहीं दिल्ली के अलावा गुरुग्राम या गाजियाबाद में भी लगातार बारिश हुई। मैदानी इलाकों में मौसम में ठंड बढ़ने की बड़ी वजह पहाड़ों पर बर्फ का गिरना भी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। ऐसे ही सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार तीर्थ पर 1962 के बाद मई माह में पहली बार हिमपात हुआ है। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों जैसे रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कुमाऊं में भारी बारिश और मैदानी क्षेत्रों में आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों में भी ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। प्रयागराज, मिर्जापुर, पीलीभीत, झांसी, बाराबंकी, कौशाम्बी सहित यूपी के सभी अलग अलग हिस्सों में बारिश से जहां एक ओर मौसम बेहतर हुआ है, वहीं दूसरी ओर जल जमाव की भी समस्या खड़ी हुई है। वहीं राजस्थान में भी जगह जगह बारिश हुई। टोंक के देवली में ओले भी गिरे। वहीं जयपुर में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर आंधी और ओलावृष्टि और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।